हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आप सभी का कन्हैया बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद होगा कि तो आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे लगन मेहनत से कर रहे होंगे। आज 12th क्लास बायोलॉजी का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, डार्विनवाद पर निबंध लिखें। डार्विनवाद एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसे ऑब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल से भी हैं, इसलिए आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना लिखना है, ठीक है। चलिए समझते हैं डार्विनवाद। सबसे पहले डार्विन के बारे में समझिए। डार्विन इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, दार्शनिक और फिलोसफर था, जो घूम घूम कर स्टडी करता था। उसके पास एक अपनी जहाज थी और डार्विन जिस समय वैज्ञानिक उभर रहा था, उस समय दुनिया के सभी वैज्ञानिक उसके नीचे दबे हुए थे, माने उसके प्रभाव से सभी का ध्यान, पूरे विश्व का ध्यान डार्विन के ऊपर लगा था, है ना। चलिए बारी बारी समझते हैं। डार्विन के द्वारा दिए गए क्रमिक जैव विकास सिद्धांत को डार्विनवाद कहा जाता है। और इसके पहले लैमार्कवाद था, जो कि लैमार्कवाद फेल कर चुका था, है ना। लैमार्क एक वैज्ञानिक का नाम था और लैमार्क ने स्टेटमेंट दिया था जैव विकास के बारे में, है ना। उपार्जित गुणों की वंशानुगति का सिद्धांत दिया था, जो कि फेल कर चुका था। इसके बाद देखा जाए तो 1831 ईस्वी में डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का एक पुस्तक लिखा, जिसमें जैव विकास के सिद्धांत का वर्णन किया, है ना। डार्विन का फोकस 3 बिंदु पर। सबसे पहला, प्रकृति चयन की सर्वोत्तम उत्तरजीविता, या फिर दूसरा देखा जाए तो जीवन संघर्ष। तीसरा, जीवों में प्रचुर जनन क्षमताएं। ये 3 को पॉइंट दिया, है ना। और डार्विन अपनी जहाज लेकर HMS बीगल नाम का एक जहाज, डार्विन इंग्लैंड का रहने वाला बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी, है ना। सोच सकते हैं कि जिसके पास अपना पानी का जहाज होगा वो आदमी कितना धनी होगा, है ना। तो इसके पास अपना एक पानी का जहाज था, बहुत धनी व्यक्ति, है ना। वो दुनिया की सैर के लिए, घूमने के लिए निकला। हम लोग चेन्नई का टिकट कटाएंगे कमाने के लिए, आई घूमने के लिए निकल रहा है। डार्विन बहुत जगह पर गया, थोड़ा गला में परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं, कल से ठीक हो जाएगा। गैलपैगो द्वीप, डार्विन गया गैलपैगो द्वीप, जहां उन्होंने फिंच नाम की पक्षी देखा। फिर गया केरागुएलिन, जहां पंखविहीन कीट देखा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया, बहुत सारे जगहों पर ये गया, कौन, डार्विन, है ना। और उनका स्टेटमेंट क्या है, प्रकृति चयन। डार्विन का कहना था कि जिनके पास अच्छे अच्छे गुण होंगे, अच्छे अच्छे वेरिएशन होंगे, अच्छी अच्छी विभिन्नताएं होगी, प्रकृति माने भगवान उसी को सेलेक्ट करेगा, बाकी को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। मतलब बाकी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगर आपके पास अच्छे गुण हैं तब आप धरती पर रहेंगे। अगर मान लिया जाए कि अच्छे गुण आपके पास नहीं है तो आपको धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। ये प्रकृति का सिद्धांत बताया जा रहा है, प्रकृति चयन। फिर बताया कि अगर आपको जिंदा रहना है, किसी जीव को अगर जिंदा रहना है तो एक जीव दूसरे जीव से संघर्ष करेंगे, तब जाके वो जिंदा रहेगा, अन्यथा वो जिंदा रह सकता नहीं है।
फिर बताया कि ऐसा नहीं है कि जीवों में जनन करने की क्षमता नहीं है, जीवों में प्रचुर मात्रा में जनन करने की क्षमताएं हैं। जीवों में जनन करने के लिए प्रचुर जनन क्षमताएं हैं और हर एक जीव जो है वो अपने अपने संतान को पैदा करने के लिए अनुकूल होता है ना। तो डार्विन ने इस बात को बताया और स्टेटमेंट दिया। गैलपेंगो द्वीप पर जब पहुंचा तो उन्होंने फिंच, जिसको कहते हैं तूती नाम की एक पक्षी को देखा, और इस पक्षी की विशेषता थी कि पक्षी फिंच सब एक ही था, लेकिन उसके चोंच का आकार अलग अलग प्रकार का था। तो डार्विन ने सोचा कि लगता है यह जीव जीवन संघर्ष कर रहा है, और जीवन संघर्ष करके जिसको मांस मिला वो मांस खाने लगे, जिसको बीज मिला बीज खाने लगे, दोनों चीज मिला तो सर्वाहारी हो गए। ये बात डार्विन ने देखा, क्योंकि फिंच पक्षी के चोंच अलग अलग साइज में, अलग अलग आकार में, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कबूतर बीज खाने वाला पक्षी है तो उसका चोंच का साइज अलग है, गिद्धबाज उसका चोंच का साइज अलग है जो मांस खाता है, जो सर्वाहारी है उसका चोंच का साइज अलग है ना। तो वैसी फिंच पक्षी, और उन्होंने कहा कि नहीं ये जीवन संघर्ष कर रहा है। फिर वे गए गैलपेंगो द्वीप के ऊपर, जहां उन्होंने पंख विहीन कीट को देखा। किसको देखा? पंख विहीन कीट को देखा, बिना पंख वाला कीट को देखा। तब उन्होंने कहा कि लगता है कि यहाँ पंख वाले कीटों में अच्छे गुण नहीं है, जिसके कारण प्रकृति उसका चयन नहीं कर रही है और उसे हवा के साथ, तेज आंधी तूफान के साथ समुद्र में लेकर चली जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए प्रकृति में, मतलब प्रकृति नहीं कह सकते हैं, केरागुएलिन द्वीप पर बिना पंख वाले कीट दिखाई दे रहे थे, है ना। डार्विनवाद की आलोचना है। भाई अगर कोई काम, कोई जीव, कोई मनुष्य अगर अच्छा काम करता है तो उसकी बड़ाइयाँ होती हैं और साथ साथ उसकी आलोचनाएं, मतलब बुराइयां होती हैं। वैसे ही डार्विन की आलोचना भी होनी शुरू हो गई। डार्विन के जीते रहते, अगर सोच लीजिए कि आप कोई काम किए और आपके जिंदा रहते ही आपकी बुराई शुरू हो गई तो आपके दिल पर क्या होतेगा, है ना। तो डार्विन की आलोचनाएं होने लगी। क्या क्या आलोचनाएं थी? पहली बात कि डार्विन ने कहा था कि अच्छे अच्छे गुणों की वंशानुगति होती है, लेकिन खराब गुण वालों की भी वंशानुगति होती है। डार्विन ने कहा कि खराब गुण जिसके पास होते हैं उसकी भी वंशानुगति होती है, और जिसके पास अच्छे गुण होते हैं उसकी भी वंशानुगति होती है। इसका मतलब है कि जो डार्विन कहा कि अच्छे अच्छे गुणों वालों की वंशानुगति होती है और प्रकृति उसी का चयन करती है, ये बात इनका विफल हो गया, फेल कर गया, है ना। फिर भी डार्विन के द्वारा ये 3 पॉइंट दिया गया। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके प्रति अधिक मात्रा में ध्यान देते रहा कि कहीं न कहीं डार्विन लगता है सही है। तो उसके द्वारा दिए गए सिद्धांत का चर्चा लगातार हो रहा था, संशोधन हो रहा था। तो उनके द्वारा दिए गए प्रकृति चयन का सर्वोत्तम उत्तरजीविता का सिद्धांत का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जीवन संघर्ष का प्रमाण मिला। जीवों में प्रचुर जनन क्षमताएं होती हैं, इसका प्रमाण मिला। क्योंकि 2 जीव अगर रैंडम मेटिंग सेक्स करते हैं तो एक नया जीव का उत्पत्ति हो जाता है ना। तो जीवों में प्रचुर जनन क्षमताएं ये सफल हुआ, जिसे सम्मिलित रूप से नव डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है।
तो डार्विन की कुछ आलोचनाएं हुई। नव डार्विनवाद क्या है कि डार्विन के फेल कर जाने के बावजूद भी डार्विन के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत है उसका संशोधन लगातार होते रहा, चलते रहा। और जो पास किया उसको एक साथ मिलाकर, जैसे प्रकृति चयन की सर्वोत्तम उत्तरजीविता का सिद्धांत नहीं मिला, लेकिन जीवन संघर्ष का मिला। जीवों में प्रचुर जनन क्षमताओं का सिद्धांत मिला, जिसे एक साथ मिलाकर नव डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है ना। तो उम्मीद होगा कि आपको डार्विन के बारे में समझ में आया होगा, है ना। और ये 5 नंबर का सवाल है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपको। आज थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ा सा बढ़िया नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।